Welcome, friends. Today we will discuss Antony Gramsci. Let's start discussing. Now, कार्ल मार्क्स के बारे में तो बहुत सारा पढ़ा होता है, बट नॉर्मली ग्रामसी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता. Now here we will discuss Gramsci in detail. As usual, जैसे हम कहते हैं कि हर थिंकर उसके टाइम का प्रोडक्ट होता है, उसके वक्त का, उसके स्पेस का डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है. तो ग्रामसी एक ऐसे ही थिंकर है जो इटली से बिलोंग करते हैं और ग्रामसी के ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव तो था ही. ग्रामसी अगर मार्क्सिज्म के बारे में हम कहें तो कार्ल मार्क्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर अगर कोई है तो वो है एंटनी ग्रामसी. तो इन डिटेल आज की वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली एज यूजुअल पहले ग्रामसी के लाइफ के बारे में, कहां से बिलोंगिंग करते हैं, मुसोलिनी के बारे में, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी के व्यूज क्या है, हेजेमनी के बारे में उसके व्यूज क्या है, सिविल सोसाइटी के बारे में व्यूज क्या है, सारी डिटेल हम डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट यूपीएससी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ग्रामसी के ऊपर आप उसे टैकल कर सकते हैं अच्छी तरह से. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ. ग्रामसी के साइड में दूसरी व्यक्ति कौन है यहां पे? ही इज मुसोलिनी. मतलब क्या? ग्रामसी उस पीरियड से बिलोंग करते हैं जिस वक्त इटली में मुसोलिनी था. अब मुसोलिनी के बारे में मुझे बताने की जरूरत तो ज्यादा नहीं है, वो तो फैसिस्ट लीडर जाने जाते हैं. Now Mussolini, though he was so powerful leader, still मुसोलिनी साहब को डर लग रहा था किसका? तो एंटनी ग्रामसी का. क्यों? बिकॉज कहा जाता है एंटनी ग्रामसी के विचार इतने क्रांतिकारी थे कि मुसोलिनी भी उससे डरते थे. एक फैसिस्ट, दूसरे कम्युनिस्ट. इससे डर के मुसोलिनी ने ग्रामसी को जेल में रखा था नियरली 20 साल के लिए. उसी जेल में ग्रामसी ने कुछ किताबें लिखी, उसी को आप प्रिजन नोटबुक कहते, जो बाद में पब्लिश हो गई. देखा जाए तो ग्रामसी हाइट से भी काफी कम थे, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, बट स्टिल इतने ऑर्स होने के बाद आज ग्रामसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है कार्ल मार्क्स के बाद. ऐसा क्यों, वो भी देखते हैं. ग्रामसी का कहना है कार्ल मार्क्स क्या कहते थे. सीधे टॉपिक पे आते हैं. कार्ल मार्क्स को क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स को उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हमेशा गॉड कहते हैं. बट वही कुछ लोग कार्ल मार्क्स को कहते हैं कार्ल मार्क्स इज अ गॉड दैट हैज फेल्ड. भगवान तो फेल नहीं होता, फिर मार्क्स कैसे फेल हो गए? यही हमें पढ़ना है, यही हमें जानना भी है. नॉट ओनली दिस, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में जब फ्रिक्शन बहुत बढ़ेगा तो क्रांति आएगी. ना इसमें आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म मतलब रिसोर्सेस ओन बाय प्राइवेट एंटिटी, सिंपल भाषा में सोशलिज्म में स्टेट ओन करता है या सोसाइटी ओन करते हैं, सीधी बात. दूसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन हो जाएगा. तो ग्रामसी का कहना है कि कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्ट तो किया था कि रिवॉल्यूशन हो जाएगा, फिर रिवॉल्यूशन हुआ क्यों नहीं? क्या कारण हो गया रिवॉल्यूशन नहीं हुआ? इसके लिए ग्रामसी ने कार्ल मार्क्स की जो भी थॉट्स है फिर से पढ़ने की कोशिश की और फिर उन्हें कुछ चीजें पता चली. लेट अस सी वन बाय वन क्या थी वो. पहली तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. किसी भी सिस्टम में बेस इंपॉर्टेंट है. और ये बेस किससे बनता है? कार्ल मार्क्स का कहना है ये इकोनॉमिक से बनता है. मतलब पैसा ही सब कुछ है, जो जो इकोनॉमी कंट्रोल करता है वही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है. इसे कार्ल मार्क्स ने कहा था सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊपर दिख रहा है आपको. तो सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन है? स्टेट, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चर्च. इटली के हिसाब से रखा था इसलिए चर्च वर्ड यूज किया था. यू में से सर इससे क्या? फिर लिसन, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो बेस होता है वही इंपॉर्टेंट है, सुपर स्ट्रक्चर का अपना अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता. मतलब क्या? अगर आप बेस कैप्चर कर पाओगे तो सुपर स्ट्रक्चर अपने आप आपके पास आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप. सुपर स्ट्रक्चर का कोई एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? बेस. तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि फाइट करना है तो फाइट एक ही लेवल पे होगा, दो होगा बेस के लेवल पे. एक फाइट होगा, काम खत्म हो जाएगा. मतलब सारा हिस्ट्री कार्ल मार्क्स ने कौन से एंगल से देखा हुआ है? इकोनॉमिक एंगल से. एंड दैट्स द हम कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी काफी बार कहते हैं. ना यही चीज ग्रामसी कहता है कि भाई कुछ गड़बड़ है. ग्रामसी ने डिसाइड किया कि हिस्ट्री का रोल क्या है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस.
क्या सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते समय हमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए? यहां ग्रामसी को लगा सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं, कुछ और चीजें भी है जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल फैक्टर्स, जिसे कार्ल मार्क्स ने ज्यादा वेटेज नहीं दिया था। कल्चरल फैक्टर्स, आइडियोलॉजी, इसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया था। सो ग्रामसी ने कहा इसे पढ़ना जरूरी है, इसके बगैर पढ़ाई अधूरी होगी। इससे आपको आंसर्स मिलेंगे कि क्रांति क्यों नहीं हुई। एंड दैट्स द रीजन व्हाट ग्रामसी सेज कि बेस और सुपरस्ट्रक्चर, अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने कार्ल मार्क्स में देखा था बेस तो कॉमन ही है, मतलब कार्ल मार्क्स हो या ग्रामसी हो, दोनों ने सिस्टम का बेस क्या रखा है? इकोनॉमिक्स ही रखा है, एक कॉमन है। चेंज कहां है? चेंज यहां पे है। कार्ल मार्क्स इन दोनों को मिलके एक ही बोलता है सुपरस्ट्रक्चर, वेर एज ग्रामसी ने इसे कहा है इंटीग्रल स्टेट। ग्रामसी ने क्या कहा है? इंटीग्रल स्टेट। और ग्रामसी ने स्टेट और बेस के बीच में सिविल सोसाइटी को जोड़ा है। किसे जोड़ा है? सिविल सोसाइटी को। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और इसलिए ग्रामसी क्या कहता है? सिर्फ एक लेवल पे फाइट करके फायदा नहीं, फाइट हमें दोनों लेवल पे करनी होगी, मतलब बेस पे भी और सुपरस्ट्रक्चर पे भी। सुपरस्ट्रक्चर का भी अपना एग्जिस्टेंस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरस्ट्रक्चर के लेवल पे जो फाइट होगा वो सबसे बड़ा फाइट होगा। यहां ग्रामसी कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर के लेवल पर फाइट बड़ा होगा, और ये फाइट भी दो लेवल पे होगी, एक ही सिविल सोसाइटी और दूसरी स्टेट। ग्रामसी का सिंपल कहना है, आपका क्या कहना है? कि एक ही फाइट में सब कुछ कवर अप हो जाता है। ग्रामसी कहता है नहीं भाई, एक फाइट से क्या कैप्चर करोगे आप? सत्ता हाथ में आएगी, बट सत्ता हाथ में आके भी सारी चीजें होती है, ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा आ जाए, इसके लिए आपका स्टेटस बढ़ता ही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो ग्रामसी कहता है ये लेवल का फाइट सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा फाइट होगा। रादर इसको बहुत टाइम जाएगा, इसके साथ फाइट करने के लिए शायद आपको थोड़ा टाइम जाएगा, एक रात में भी मिल सकती है, बट शायद इस लेवल पे फाइट करने के लिए डिकेड्स लग सकते हैं। ये ग्रामसी का कहना है। कैसे, वो भी देखते हैं। आगे चल के ग्रामसी कहते हैं स्टेट का पर्पस ही क्या होता है। लिसन, ग्रामसी के अनुसार स्टेट और कुछ नहीं, इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म पेनिट्रेट करने के लिए उसको मदद करता है। नाउ स्टेट ये सारे काम कैसे कर सकता है? दो तरीके से कर सकता है। एक, स्टेट फोर्स यूज कर सकता है, फोर्स मतलब ऑब्वियसली वो कोर्सिव रहेगा। दूसरी भी चीज है स्टेट के पास, और वो है कंसेंट। ना यू में से कंसेंट कैसे पॉसिबल है पॉसिबल, और इसके लिए उसे काम क्या आता है? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी काम आती है। तो सिविल सोसाइटी का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामसी कहते हैं। कैसा इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं, और कैसे होता भी है वो भी देखते हैं। लिसन, अब हमने देखा तो बेस तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है, और स्टेट दोनों के बीच में है सिविल सोसाइटी। मतलब बेस के क्लोज कौन है? सिविल सोसाइटी। सो कैन आई सिंपली से सिविल सोसाइटी कैन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये बेस के बहुत ही क्लोज होता है, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये। क्लियर? और सिविल सोसाइटी होता क्या है? इट्स अ पावर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब स्टेट को बहुत बार फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं, मोस्ट ऑफ द काम स्टेट के जो है वो सिविल सोसाइटी ही करती है। कैसे, वो भी धीरे धीरे देखेंगे, एक एक करते। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सोसाइटी इसके लिए क्या करता है? सिविल सोसाइटी माने कौन कहा मैंने? मीडिया कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपके चर्च एंड अदर्स। डोंट थिंक, कभी अगर सपोज सरकार ने कोई एक आध लॉ बनाया है और आपको लगता है वो लॉ सही नहीं है, बट आप अनएजुकेटेड है या नॉर्मल एजुकेशन है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल्स, लिसन केयरफुली, अगर कोई इंटेलेक्चुअल या कोई बड़ा एक्टर या कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन इसके बारे में कहता है नहीं भाई ये आपके फेवर में है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या लगने लगता है? भाई इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो शायद वो सही होगा। मतलब
ये बात आपके मन में आ जाती है कि भाई हम गलत थे, सर वो जो कर रहा है वो सही है। मतलब यही सिविल सोसाइटी क्या काम कर रही है? सिविल सोसाइटी आपका कंसेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चर कंसेंट, और ये काम सिविल सोसाइटी बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। तो यहीं पे ग्रामसी कहते हैं किसका रोल सबसे बड़ा है। लिसन केयरफुली, ग्रामसी का कहना है यहां पे इंटेलेक्चुअल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, यू मे से सर इंटेलेक्चुअल्स का कैसे? लिसन केयरफुली, इंटेलेक्चुअल मतलब कौन? बुद्धिवादी वर्ग, टैलेंटेड लोग ना। इंटेलेक्चुअल्स में कौन कौन आ सकते हैं? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आर्ट्स, लिटरेचर्स, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अच्छा योगदान दिया हुआ है। डोंट यू थिंक इंटेलेक्चुअल्स को नॉर्मली सोसाइटी हमेशा रिस्पेक्ट करती है? ऐसे कहा जाता है वो जो बात कह रहे हैं वो सही है। यहां पे दो तरीके के इंटेलेक्चुअल ग्रामसी ने बताए, एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स मतलब वो इंटेलेक्चुअल जो कैपिटलिज्म के पहले जमाने पे थे, चर्च फादर्स वगैरह, जो एरिस्टोक्रेसी मेंटेन करने के लिए उनकी कोशिश होती थी या उसके लिए योगदान होता था, जो कहते थे कि हम न्यूट्रल है, बट काम तो वैसा ही होता था। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मतलब कौन? नाउ लिसन केयरफुली। जैसे ही कैपिटलिज्म आ गया, डोंट यू थिंक वो अपने साथ अपने सिस्टम चलाने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल्स को भी लेके आया? मतलब क्या? उनका काम काफी अच्छी तरह से हो, वो काम कौन कर रहा है? इंटेलेक्चुअल। और यही है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, कि जो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी एक की साइड लेते हैं, या फिर कैपिटलिस्ट की या फिर वर्कर्स की। सो कैपिटलिस्ट के अपने अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, और इनके थ्रू वो बहुत सारे काम आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स ने कोई स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स ने कहा मुझे 100 रुपया पगार है और आप लोग 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कोई इंटेलेक्चुअल्स क्या कहेंगे कि भाई यही तेरी तकलीफ है ना, चल 100 के जगह पे हम 120 कर देते हैं। मोस्टली वर्कर खुश हो जाता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि वही लेवल पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो ये काम कौन करते हैं? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब आता है अगला सवाल, फिर करना क्या चाहिए? ग्रामसी का कहना है अगर आपको भी सक्सेस पाना है तो आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। कैसे? जैसे उनके इंटेलेक्चुअल्स और कैपिटलिस्ट एकजुट होते हैं, वैसे ही आपको भी एकजुट होना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, और वो है ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल। डोंट थिंक ब्रिटिश जो इंडिया में आए हुए थे, ब्रिटिश ने जो भी अपना इंप्लीमेंट किया था, क्या उनके खुद के लोगों के थ्रू किया था? नहीं, ब्रिटिश ने कोएलिशंस किया था। किसके साथ? जमींदार के साथ, प्रिंसेस के साथ, सिविल सर्वेंट के साथ। सो डोंट यू थिंक बहुत सारे काम ब्रिटिश को करने ही नहीं पड़ते थे? ब्रिटिश जो चाहते थे बहुत सारे काम किसके थ्रू हो जाते थे? इनके थ्रू हो जाते थे। तो ब्रिटिश को रूल करना काफी आसान था। तो यही ग्रामसी कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके थ्रू भी इंटेलेक्चुअल्स आना जरूरी है। तो कैसे आ सकते हैं? आप में भी तो इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, वो भी तो एक्ट कर सकते हैं। आज तक आप कैपिटलिस्ट के लिए काम करते थे, अभी वर्कर्स के लिए काम करो। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बिलो, बिलो से इंटेलेक्चुअल्स आना जरूरी है, जो वर्कर्स के लिए काम करेंगे, ना कि कैपिटलिस्ट के लिए। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर इंडियन हिस्ट्री में हमें देखना है, तो इससे बेहतरीन एग्जांपल नहीं आ सकता, डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काफी अच्छा काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अंबेडकर का काम सबसे अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स होना जरूरी है, उससे ही काम होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर इंटेलेक्चुअल्स कुछ बात कहते हैं और उस बात के हम मानते क्यों हैं? ऐसा होता क्या है? स्टेट ऐसा करता क्या है? इसका भी आंसर ग्रामसी देता है। किसमें? ग्रामसी कहता है ये सब कुछ होता है हेजेमनी के थ्रू। ना, हेजेमनी का मतलब क्या है? हेजेमनी का लिटरल मतलब होता है डोमिनेंस, लीडरशिप। डोमिनेंस या लीडरशिप मतलब क्या? इसका मेन काम होता है टू जनरेट द कंसेंट, कंसेंट जनरेट करना, ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। हेजेमनी किस तरीके से कर सकता है? एक हार्ड पावर है, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर किसके ऊपर इंपैक्ट होता है? बॉडी के ऊपर। बट सॉफ्ट पावर जो होता है वो माइंड को इंपैक्ट कर देता है।
हार्ड पावर कंक्रीट होता है, सॉफ्ट पावर इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। हार्ड पावर क्या होता है? कोर्जन बाय फोर्स, वेयर सॉफ्ट पावर इज बाय कंसेंट। सहमति हो जाती है आपको, आपको लगता है यहां पे रूल्ड, जिनके ऊपर रूल हो रहा है उन्हें लगता है रूल करने वाला सही है, वो हमारे ही अच्छे के लिए। डोंट यू थिंक ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड आल्सो देयर यूज्ड टू बी फ्यू थिंकर्स यूज्ड टू से कि ब्रिटिश रूल इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, भारत के लिए अच्छा है, ऐसे भी तो कहने वाले थे। सो डोंट यू थिंक दोनों तरीके हैं जिसके थ्रू आप रूल कर सकते हैं। तो यही हेजेमनी है, यही हेजेमनी आपको तोड़नी होगी। मतलब एक पावर ऑफ अट्रैक्शन है। इसको आज की तारीख में देखना है तो हमें इस तरह से भी देखते हैं कि यूएस एंड चाइना, किसके पास सॉफ्ट पावर ज्यादा है? इकोनॉमी तो दोनों की अच्छी है, हार्ड पावर में मिलिट्री तो दोनों की अच्छी है, चाइना की थोड़ी कंपैरेटिवली वीक है। बट अगर आप सॉफ्ट पावर देखोगे तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पावर किसके पास है? इट इज यूएस के पास है। यूएस अपना सॉफ्ट पावर बेचता है, अपना कल्चर बेचता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डोंट यू थिंक हॉलीवुड की मूवीज ही आजकल लोगों को पसंद है? मोस्टली आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इसके थ्रू ही चलता है। कल्चर इज व्हाट? वे ऑफ लाइफ, खाने पीने का स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, सारा किसके थ्रू जा रहा है? यूएस के तरफ ही तो झुक रहा है। कितने लोग हैं जो चाइना में जाके सेटल होने को इच्छा करेंगे, और कितने परसेंटेज होंगे जो यूएस में जाना? मतलब यूएस का जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, और इसकी वजह से काम काफी आसान होता है, हेजेमनी लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का हेजेमनी आना बहुत मुश्किल है, यूएस का हेजेमनी कंटिन्यू होना बहुत इजी है, बिकॉज यूएस का सॉफ्ट पावर बहुत ही ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे ग्रामसी का कहना है कि भाई अगर उनकी भी हेजेमनी है, उनकी भी हेजेमनी है, तो तुझे काउंटर हेजेमनी करनी पड़ेगी। मतलब उनकी हेजेमनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? काउंटर हेजेमनी। एग्जाम्पल देता हूं, मोर सिंपल। सपोज पैट्रियार्की, पितृसत्ताक पद्धत अगर हेजेमनी है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी घर में जाओगे, मोस्टली आज भी लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कियों को। तो अगर ये पैट्रियार्की मुझे तोड़नी है तो काउंटर हेजेमनी क्या होगा? ब्राह्मणिज्म। किसी एक कास्ट का बहुत ज्यादा वर्चस्व है तो ऑब्वियसली नीचे से दूसरा कास्ट को काउंटर हेजेमनी करना पड़ेगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो इसी को ग्रामसी क्या कहता है? दो लेवल पे आपको रिवोल्यूशन करना है। अब देखो, रिवोल्यूशन कार्ल मार्क्स ने कहा था रिवोल्यूशन एक लेवल पे होगा, ग्रामसी का कहना है दो लेवल पे करना होगा, एक वॉर ऑफ पोजीशन और दूसरा वॉर ऑफ मनूवर। नो, वॉर ऑफ पोजीशन क्या होगा? इट विल बी अगेंस्ट सिविल सोसाइटी। आई होप क्लियर हुआ है। सिविल सोसाइटी, आपने अभी फिर से जाता हूं उस डायग्राम के ऊपर। सिविल सोसाइटी मतलब क्या? सिविल सोसाइटी मतलब ये। क्यों? बिकॉज आप कितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओन करो, इवन आपके पास बहुत पावर भी आ गया तो भी आपका कुछ नहीं चलता। बहुत बार सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब क्या? आपको मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, बहुत सारी जगह पे अपने लोग लाने पड़ेंगे, अपने ओपिनियंस क्रिएट करने वाले जो अपने लिए काम करेंगे। अपने लिए मतलब डिप्राइव सेक्शन के लिए काम करेंगे, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसको शायद 20 साल भी जाए या 200 साल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वॉर ऑफ पोजीशन है। तब वर्कर को ये पता होना चाहिए कि भाई जो चल रहा है वो गलत चल रहा है और हमें कुछ अभी चेंजेस करने चाहिए, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। और एक बार अगर ये हो जाए, एक बार अगर ये हो जाए तो दूसरा है वॉर ऑफ मनूवर। क्या? डायरेक्ट एक्शन। मतलब क्या? स्टेट के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले लो। ये बहुत ही आसान है, रातों रात भी आप जीत सकते हैं। तो दोनों में दीर्घकाल करने वाला कौन सा रहेगा? वॉर ऑफ पोजीशन जो पहला वाला रहेगा। शायद इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट विल बी अ प्रोट्रैक्टेड वॉर, मतलब खींचा हुआ वॉर भी हो सकता है। अगर इसको और अच्छी तरह से एग्जाम्पल देना है, और अच्छी तरह से, तो ब्रिटिश रूल और गांधी जी का एग्जाम्पल इसमें बेस्ट आ सकता है। कैसे? लिसन केयरफुली। डोंट थिंक ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश मैंने पहले भी कहा कैसे रूल करते थे। ब्रिटिश ने भी अपना एक अलायंस किया था। किसके साथ? ब्रिटिश ने अलायंस किया था जमींदार के साथ, प्रिंसेस के साथ, सिविल सर्वेंट के साथ, और उनके थ्रू ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर। एंड दैट्स रीजन फ्यू पीपल इवन यूज्ड टू से कि भाई ब्रिटिश रूल तो बहुत अच्छा, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज।
मतलब इनके लिए कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। इसलिए जो रूल्ड हो रहे हैं, जो गरीब जिनके ऊपर सत्ता चल रही, उन्हें भी लगता है कभी कभी कि भाई ये जो रूल है वो अपने फेवर में, अपने लिए अच्छा है। इसलिए गांधी जी ने पहले क्या किया? पहले गांधी जी ने डिसाइड किया फर्स्ट स्टेज होगा वॉर ऑफ पोजीशन और दूसरा स्टेज होगा वॉर ऑफ मनूवर। कैसे? दैट्स द रीजन जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किया। एनसीएम, सीडीएम, सॉल्ट मार्च। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि गांधी जी 1919 में ही क्यों नहीं ब्रिटिश रूल को हटा सके। लिसन केयरफुली, उसके पीछे भी एक कारण था जो बिपिन चंद्रा साहब ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या? गांधी जी ने जनता को धीरे धीरे तैयार किया। जनता को क्या लग रहा है कि इनकी हेजेमनी है और ये अपने अच्छे के लिए। मतलब क्या? मुझे सिर्फ ब्रिटिश को हरा के फायदा नहीं है, जनता के मन में से भी उन्हें हटाना जरूरी है। दैट्स द रीजन बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म जो कहा जाता था कुछ लोगों के थ्रू ब्रिटिश रूल को, ये मिथ बस्ट करना जरूरी था, ये मिथ हटाना था। और उसी लिए गांधी जी ने क्या यूज किया? सॉल्ट मार्च। क्या फायदा हुआ? आप कहोगे कि सॉल्ट मार्च का फायदा क्या? लिसन केयरफुली। सॉल्ट जैसे चीज पे सरकार टैक्स लगा रही है, जो कि गलत है डेली यूज के लिए ना। इसमें दो चीजें होगी। एक, सरकार आंदोलन रोकेगी, मतलब फोर्स। अगर सरकार फोर्स यूज करिए मतलब सरकार बेनेवलेंट नहीं है। दूसरा, सरकार फोर्स यूज नहीं करती मतलब सरकार हार गई। यही गांधी जी ने अच्छी तरह से किया। एंड नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट को आप कह सकते हैं वॉर ऑफ मनूवर, कि जो कि डायरेक्ट एक्शन ले लिया। दिस एक्सप्लेन्स ग्रामसी वेरी वेल। सो अगर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स और ग्रामसी दोनों में, अगर ब्रीफ में मुझे फटाफट रिवाइज करना है तो क्या देखना है? दोनों का बेस तो इकोनॉमी की है। अंतर कहां है? यहां पे स्टेट और सिविल सोसाइटी एक ही लिखा है, तो यहां पे इनको अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, दो इसमें डिवाइड किया है। एंड दैट्स रीजन ग्रामसी के थ्रू हमें आंसर मिलता है कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था क्रांति होगी वो क्यों नहीं हुई, इसके आंसर ग्रामसी के थ्रू काफी अच्छी तरह से मिलता है। आई होप एंटनी ग्रामसी आपको अच्छी तरह से समझे होंगे। ग्रामसी के बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो भी देखते हैं एक एक करके। डिस्कस रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। दूसरा, डिस्कस हेजेमनी एज पर ग्रामसी। एंड डिस्कस विद इंडियन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम फाइट का वगैरह देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।